नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका फ्रैंकलिन क्लास के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की क्लास का हमारा एक नया टॉपिक मानव भूगोल में द्वैतवाद रहेगा। जैसा कि हमने अपने पाठ्यक्रम में चर्चा की थी कि अपने पाठ्यक्रम में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में द्वैतवाद लगता है। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपने एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न इस प्रकार से बनता है। भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा को बताते हुए भौतिक व मानव भूगोल के मध्य द्वैतवाद को समझाइए। अथवा कई बार प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है, मानव भूगोल में द्वैतवाद की विचारधारा को बताइए। अब हम शब्दों के माध्यम से समझेंगे कि द्वैतवाद कहते किसे हैं, द्वैतवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणाएं वो किस प्रकार से लागू होती हैं। यानी द्वैतवाद का आशय क्या होता है, जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, द्वैतवाद यानी दो शाखाओं में विभाजन हो जाना। द्वैतवाद का अर्थ क्या हो गया, किसी भी विषय का दो शाखाओं में विभाजित होना। द्वैतवाद का अध्ययन प्राचीन समय से ही भूगोल के अंतर्गत किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ विद्वान पुराने होंगे और कुछ विद्वान नए होंगे। उन दोनों के मध्य विचारधाराओं का समन्वय नहीं हो पाया। इस कारण भूगोल का दो शाखाओं में बढ़ना निश्चित हो गया था। अगर बात करें विस्तृत रूप से तो द्वैतवाद विचारधारा का जन्म 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इस समय यूरोप देश में द्वैतवाद विषय की झलक दिखाई देने लगी थी। कई विद्वानों का मानना भी है कि इस विचारधारा का जन्म उस समय हुआ जब निश्चयवाद की विचारधारा प्रबल हुई थी। यानी कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि द्वैतवाद विचारधारा का जन्म नया होकर जिस समय निश्चयवाद विचारधारा का प्रचलन था उसी समय से होना शुरू हो गया था। क्योंकि कुछ प्रकृति प्रेमियों ने माना था कि प्रकृति सर्वोपरि है, मानव इसके सामने कुछ नहीं है, मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। और कुछ विद्वानों ने माना था कि निश्चयवाद के समर्थकों की शिक्षा प्रकृति के आसपास क्षेत्र में हुई है तो वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। अर्थात उस समय विज्ञान का पूरा विकास नहीं हुआ था, इसी कारण वे मानव की शक्तियों को कम आंकते हैं। संभववादी विचारधारा के समर्थकों ने बताया कि मानव विज्ञान के युग में प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद धीरे धीरे संभववाद की आलोचना हुई और एक नई विचारधारा जिसे नव निश्चयवाद के नाम से जाना गया का सूत्रपात हो गया। इस विचारधारा में बताया गया कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है और न ही मानव सर्वशक्तिशाली है, जबकि मानव और प्रकृति के बीच में अच्छा सामंजस्य होने से ही एक नए जीवन की शुरुआत होती है। और इसी विचारधारा को लेकर अनेक भूगोलवेताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस प्रकार धीरे धीरे द्वैतवाद का जन्म होना शुरू हुआ था। अगर इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा द्वैतवाद की नींव रखी गई। अगर इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा द्वैतवाद की शुरुआत की गई। यूनानी भूगोलवेताओं में हिकेटियस के द्वारा भौतिक भूगोल पर अधिक बल दिया गया। उन्होंने बताया कि भौतिक भूगोल का अध्ययन इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि प्राचीन समय से पृथ्वी से जुड़े हुए तथ्य प्रचलन में रहे हैं। प्राचीन समय से पृथ्वी का अध्ययन किया जा रहा है और पृथ्वी से जुड़े हुए तत्व अध्ययन में रहे हैं, जैसे सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, पर्वत हैं, पठार हैं, विभिन्न नदियां हैं, धरातलीय उचावच हैं आदि प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। इस कारण भौतिक भूगोल अधिक प्रभावी हैं। इसके बाद हेरोडोटस और स्ट्रेबो के द्वारा मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया गया। उनका मानना था कि मानव अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर इन भौतिक तत्वों का उपयोग लेता है। इस कारण मानव से संबंधित सभी क्रियाकलाप मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाने लगे। 17वीं शताब्दी के आसपास वारेनियस नामक एक भूगोलवेता आता है और इसने सामान्य भूगोल पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के मध्य अंतर स्पष्ट किए।
इस प्रकार मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करने वाला प्रथम व्यक्ति वारेनियस था। अगर शब्दों की दृष्टि से बात करें तो द्वैतवाद किसी भी विषय या विज्ञान को विशेष प्रकार से दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं या उपागम को ही संपूर्ण विषय में मानकर विषय को दो भागों में बांटना द्वैतवाद कहलाता है। अर्थात अगर आपके विचार अलग हैं और मेरे विचार अलग हैं तो ये किसी विषय को लेकर द्वैतवाद ही होगा, यानी किसी भी विषय या वस्तु को दो दृष्टिकोण से देखना क्या कहलाएगा, द्वैतवाद। वास्तव में इस प्रकार की परिभाषाओं से देखते हुए लगता है कि भूगोल को दो अर्धांशों में बांटकर अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करना द्वैतवाद के अंतर्गत आता है, यानी किसी विषय विशेष को अलग अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करना द्वैतवाद कहलाता है। इस प्रकार वास्तव में द्वैतवाद शब्द नया होकर विभिन्न विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंद कहना सही होगा, क्योंकि अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत होगा और उनके अलग अलग दृष्टिकोण होंगे। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंद ही द्वैतवाद है। भौतिक भूगोल का विकास ईसा पूर्व से लगभग 100 वर्ष पूर्व माना गया है, जबकि मानव भूगोल का विकास भौतिक भूगोल के बाद हुआ। अगर विस्तृत विकास की बात करें तो इसका विकास लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल एक पुराना विषय है और मानव भूगोल एक नया विषय है, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है। भौतिक भूगोल के समर्थकों की बात करें तो इसमें हिकेटियस, कांट आदि का योगदान मिलता है, जबकि मानव भूगोल के समर्थकों में हेरोडोट, स्ट्रेबो, रेडजेल, कार्ल रिटर, कुमारी सैंपल, हट्टिंगटन, विडाल लाप्लास आदि विद्वानों का समर्थन मिलता है। पृथ्वी से जुड़ी हुई सभी घटनाओं का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, उचावच आदि। यानी पृथ्वी से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होंगी वो सारी घटनाओं का उल्लेख किसमें किया जाएगा, भौतिक भूगोल में किया जाएगा। और मानव भूगोल में मानव से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव के रहन सहन, खान पान, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी कृषि प्रणाली आदि। यानी मानव जो भी क्रियाकलाप करेगा या अपना आर्थिक व्यवसाय चलाएगा, अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी कार्यकलाप करेगा, उन सभी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम ग्रीक भूगोलवेताओं के द्वारा अपना योगदान दिया गया। ग्रीक भूगोलवेताओं में वारेनियस भूगोलवेता के द्वारा सर्वप्रथम सामान्य भूगोल या जियोग्राफिया जनरल्स नामक पुस्तक लिखी गई। इसमें उन्होंने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में अंतर को स्पष्ट किया। इस प्रकार भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में पहली बार अंतर स्पष्ट करने वाला भूगोलवेता वारेनियस था। इसके बाद जर्मन भूगोलवेताओं ने भी भौतिक भूगोल व मानव भूगोल के बीच में अंतर को स्पष्ट करने के लिए अपने कार्य किए। सर्वप्रथम कार्ल रिटर नामक व्यक्ति ने मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच में गहन रूप से अंतर स्पष्ट किया या अधिक अंतर स्पष्ट किया। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थकुंडे में मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच में अधिक अंतर स्पष्ट किया। अर्थात इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक विषय न होकर अलग अलग विषय हैं, इनका अलग अलग रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट हो जाने के बाद अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी, अलग अलग भूगोल को समर्थन किया। तो सबसे पहले कांट महोदय आते हैं और कांट महोदय ने भौतिक भूगोल के अध्ययन पर अधिक बल दिया। दो पुस्तकों की रचना की थी, एक एंथ्रोपोलॉजी और दूसरी प्राकृतिक भूगोल। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक में मनुष्य के ज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। अर्थात इस पुस्तक में इन्होंने मनुष्य के ज्ञान का अध्ययन किया था। प्राकृतिक भूगोल नामक पुस्तक में इन्होंने विश्व के ज्ञान का अध्ययन किया था। अर्थात इस पुस्तक इन्होंने पृथ्वी से जुड़े हुए सभी क्रियाकलापों का वर्णन किया है। यानी इस पुस्तक में पृथ्वी के बारे में वर्णन मिलता है। कांट महोदय आगे बताते हैं कि संपूर्ण विश्व की जानकारी
आंतरिक ज्ञानेंद्रियों को होती है और विश्व के ज्ञान की अनुभूति मनुष्य की आत्मा को होती हैं। अर्थात उन्होंने बताया था कि विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी जानकारी मनुष्य में जो भी ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा मनुष्य को आभास होता रहता है और विश्व में जो भी ज्ञानवर्धक वस्तुएं हैं उसकी ज्ञान की अनुभूति मनुष्य की आत्मा को होती है। इस प्रकार इन्होंने विश्व के ज्ञान और मानव के ज्ञानेंद्रियों का वर्णन किया था। इन्होंने आगे स्पष्ट किया कि भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल का प्रचलन प्रारंभिक समय से ही रहा है, इस कारण इस विषय का अध्ययन अधिक किया जाना चाहिए। आगे कांट महोदय ने भौतिक भूगोल के अध्ययन के रूप में खोजा था कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण स्थायी पवनों की दिशा उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में मुड़ती हैं। कार्ल लिटर महोदय ने अर्थकुंडे नामक पुस्तक में प्राकृतिक भूगोल व मानव भूगोल के अंतर्गत स्पष्ट अंतर स्पष्ट किया। इन्होंने प्राकृतिक भूगोल में जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, पशु जीवन व भू उचावच का अध्ययन महत्वपूर्ण बताया तथा मानव भूगोल में मानव केंद्रित अध्ययन को प्रधानता दी। इसके बाद रेकलस महोदय आते हैं और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ला ट्रे में भौतिक भूगोल के सिद्धांतों को क्रमबद्ध प्रस्तुत किया, अर्थात इन्होंने भौतिक भूगोल को मूलभूत ढांचा प्रदान किया। इसके बाद प्राकृतिक भूगोल को भौतिक भूगोल का नामकरण देने का श्रेय मॉरिस विलियन नामक महिला भूगोल शास्त्री को प्राप्त है। इन्होंने इस सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में भौतिक भूगोल के बारे में वर्णन किया था। इसके बाद 20वीं शताब्दी में अल्बर्ट पेक महोदय ने भौतिक भूगोल को भूआकृतिक विज्ञान का नाम दिया। भौतिक भूगोल को भूआकृतिक विज्ञान नाम दिया। पेक महोदय ने विभिन्न स्थानों की संरचना व अपरदन क्रियाओं का अध्ययन किया था। इसके बाद कोपेन महोदय ने विश्व के जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करके भौतिक भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से अलग विषय बना दिया। इस प्रकार द्वैतवाद का लंबा संघर्ष चला और इस लंबे संघर्ष के बाद थोड़े समय के लिए बीच बीच में भूगोल विभाजित होता दिखाई दिया। इस प्रकार से द्वैतवाद के इस युग में लंबे समय तक संघर्ष चला और इस संघर्ष के फलस्वरूप मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाने लगा। हार्टसन नामक भूगोलवेता ने लिखा है कि ऐसा करना तर्कहीन है। इन्होंने बताया कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को अलग अलग विषयों में बांटना तर्कहीन है। बुलरिज व एस्ट महोदय ने बताया कि भौतिक भूगोल व मानव भूगोल के संबंध अधिक जटिल, बहुउद्देशीय व बारीक हैं। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल का इतना आसानी से पृथक्करण नहीं किया जा सकता। इनके संबंध तो बहुत ही जटिल और अनेक उद्देश्य से भरे हुए और बारीक हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अलग अलग विद्वानों के मतभेदों के कारण ही मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के मध्य द्वैतवाद हुआ। द्वैतवाद में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का समग्र अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उनके विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया जा सके। किसी भी विषय की दो शाखाएं एक दूसरे के पूरक भी हो सकती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हो सकती हैं।